मेरे अपने शौहर को जहरीला खाना खिलाकर उसको मार डाला और मैंने अपने पुराने आशिक से शादी कर ली। शादी की पहली ही रात अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी माँ मुझे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। उसने मेरी माँ को और मेरे होने वाले शौहर को कमरे से बाहर निकाल दिया और मुझे एक ऐसी बात कही कि मेरा दिल दहल गया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पहले शौहर ने तुम्हारा सब कुछ, मेरी शादी होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि जिससे मेरी शादी हो रही थी वो मेरी कॉलेज की मोहब्बत थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। हमें अल्लाह ने दूसरा मौका दिया था और दूसरा मौका सभी को नहीं मिलता है, इसलिए हम बहुत खुश थे। पर अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने अपनी माँ को बताया तो उसने कहा कि तू दुल्हन है इसलिए तू डर रही है, परेशान हो रही है, ऐसा तो सबके साथ होता है। मैंने कहा नहीं अम्मी, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। मेरी माँ ने खाला को कह दिया कि इसको नींबू पानी पिला दो, ऐसे ही परेशान हो रही है। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा है और मैं जल्द ही दुनिया से जाने वाली हूँ। फिर मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैंने अपने होने वाले शौहर से कहा कि तुम भी साथ चलो। लेकिन जब डॉक्टर के कमरे में गए तो उसने मेरे कुछ टेस्ट किए। उसके बाद उसने कहा कि आपकी कुछ और टेस्ट भी करने पड़ेंगे। बात बहुत लंबी हो रही थी। मेरे होने वाला शौहर कहने लगा कि आज तो हमारी शादी है, सब मेहमान है घर पर। तो डॉक्टर ने कहा आप शादी को छोड़े, मुझे तो इनके साथ कोई और ही मामला लग रहा है। पहले मुझे अच्छी तरह से चेकअप करने दे, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरी माँ और मेरे होने वाले शौहर को भी कमरे से निकाल दिया और जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बात सुनकर मैं बहुत डर गई। उसके बाद उसने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई और ये सोचने लगी कि मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया और जब तक मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था मैं कहाँ थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे जिस्म के अंदर से मेरा सब कुछ। मेरे अब्बू एक बहुत ही संगदिल आदमी थे। उसे औरतों पर हुक्म चलाने का बहुत शौक था। उसने पहले मेरी माँ का जीना हराम किया और उसके बाद मेरी जिंदगी को भी ऐसा बना दिया कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरी माँ कहती जब तक ये जिंदा है हमारी जिंदगी ठीक नहीं होगी। और फिर वही हुआ कि मेरे अब्बू ने अपनी मर्जी से मेरी शादी करवाई। जिस आदमी से मेरी शादी करवाई वो उनके दोस्त का बेटा नहीं बल्कि उनका दोस्त था और उनकी उम्र मेरे बाप जितनी थी। बहुत अजीब तरह का इंसान था, शक्ल से भी अजीब और हरकतों से भी। और यहाँ तक कि पहले भी उसकी एक बीवी भी थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरी माँ इस बात पर बोलना चाहती थी लेकिन अभी तक मेरी माँ के घर में कौन सी बात चलती थी जब ये बात चलती। उन्होंने कहा कि इस आदमी की तो पहले शादी हो चुकी है। तो मेरे अब्बू ने कहा तो क्या हो गया, अगर शादी हो गई, बीवी तो मर गई है ना और इतना अमीर आदमी है, हमारी बेटी उसके घर में बहुत खुश रहेगी। बस मेरे बाबा ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी माँ ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो दुआ कर बस तेरी जिंदगी अच्छी गुजरे या फिर तेरा अब्बू जल्द ही इस दुनिया से चला जाए तो मैं इस आदमी से तुझे तलाक दिलवा दूंगी। मैंने अपनी माँ को कहा कि क्यों मेरे अब्बू को दुनिया से भेजती हो, मेरे शौहर की मरने की दुआ करो। फिर भी पता नहीं तेरे बाप को कब इस दुनिया से जाना था। मेरी जिंदगी तो हराम हो रही थी। ये तो मेरे अब्बू से भी ज्यादा हुक्म चला रहा था। इस घर में इसने बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रखी थी और ये मुझे रोज अजीब तरह की गोलियां भी खिलाया करता था। जब मैं पूछती थी तो कहता था कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरी बात मानो तो मेरी बीवी हो, मेरी बात माना तुम्हारा फर्ज है, ज्यादा सवाल मत करो। लेकिन आजकल कौन से जमाने रह गए थे ऐसे सर झुकाकर बात करने के। और जब मैं बीमार ही नहीं होती थी तो ये मुझे किस चीज की गोली खिलाता था। फिर एक दिन इस घर में एक औरत आई जो उसकी रिश्तेदार थी और डॉक्टर भी थी। मैंने बातों बातों में उससे पूछ लिया कि मेरा शौहर मुझे गोली खिलाता है, वो गोली किस चीज की है। उसने कहा कि अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है उसका ये ऐसा ही है, लेकिन वो गोली तो तुम दोनों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, उसकी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने ये बात बड़े नॉर्मल तरीके से कही थी लेकिन ये बात भी तो कोई अच्छी बात नहीं थी। पर चलो मैं इस बात पर थोड़ी सी रिलैक्स हो गई कि किसी और चीज की गोली तो नहीं है। वैसे इस आदमी के दिमाग में बहुत फालतू बातें भरी हुई थी, पता नहीं क्या सोचता रहता था। इस घर में मेरी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाई गई थी और मुझे इतनी मुश्किल जिंदगी में डाला हुआ था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती थी। सभी लोग समझते थे कि शायद मैं बहुत खुश हूँ और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक और बात बहुत अजीब थी कि मेरा ये शौहर जिसका नाम इरफान था कभी कभी फोन पर किसी से बात करता था और जब भी उससे बात करता मुझे कमरे से बाहर निकाल देता और अगर मैं पास आकर बैठ जाती तो खुद उठकर बाहर चला जाता। मुझे नहीं पता था कि ये किससे बात करता है। पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई लड़की है, लेकिन लड़की नहीं थी, शायद कोई आदमी था। लेकिन अगर आदमी था तो फिर इस तरह से छुप छुप कर बात करने की क्या जरूरत थी। उसकी बातें बहुत अजीब होती थी। मुझे कहता था कि मैं जिसका चाहूँ अपने सामने उसका सर झुका सकता हूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो कोई मेरे सामने बोले। मैं बड़ा पक्का खिलाड़ी हूँ। मेरी माँ मुझे समझाती थी और कहती थी कि ये आदमी तुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है, ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तू फिक्र मत कर, ये इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन जब से मेरी उससे शादी हुई थी वो ठीक ही था, बीमार होने के बजाय जवान हो रहा था। खुद कह रहा था कि जवान लड़की से शादी किया तो जवान
जवान हो रहा हूँ, उसको तो कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी। वो किसी को फोन करके बता रहा था कि मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मुझे तो ऐसा लगता है मैं फिर से जवान हो गया हूँ। जब इस तरह की बातें करता था तो मुझे उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता था। सिर्फ मेरी जिंदगी अजीब हो गई थी। एक तरफ मैं अपने शौहर के मरने की दुआ करती थी और दूसरी तरफ अपने अब्बू के मरने की। वैसे भी वो कब तक जीते, ये तो कोई जिंदगी नहीं थी, ऐसे कौन जीता है। मैं जब तंग आ जाती थी तो अपने घर आ जाती थी, लेकिन यहाँ पर भी अब्बू की बातें खत्म नहीं होती थी। एक दिन अब्बू किसी दूसरे शहर चले गए तो मैंने सुख का सांस लिया और अपने शौहर से कह दिया कि माँ की तबीयत खराब है, इसलिए घर नहीं आ सकती। मेरी माँ ने कहा कि मुझे क्यों बीमार बना रही है, मैं सच में बीमार हो जाऊंगी। मैंने कहा कि हो जाओ सारे बीमार, मेरी जिंदगी भी तो ऐसी हो रही है। मुझे तो अब हर बात पर गुस्सा आता था, लेकिन फिर एक दिन आसिफ आया जो मेरे कॉलेज का दोस्त था। उसने मुझे रास्ते में देख लिया, वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मुझे तो लगा कि तुमने शादी कर ली होगी, और मैंने कहा कि हाँ शादी तो कर ली है। उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि लेकिन मैं तो तुम्हारे घर रिश्ता भेजने वाला था, तुम शादी करके बैठी हो, तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम्हें वो दिन याद नहीं है जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा कि मुझे सब याद है, लेकिन तुम ही गायब हो गए थे, और अगर तुम होते भी तो मेरी शादी उस आदमी से होनी थी। मैंने उसको सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं बहुत तंग हूँ। अब वो भी मेरे साथ मिल गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि इतनी जल्दी भी अच्छी नहीं होती, जो हो रहा है आराम से होने दो, नहीं तो तुम पर भी कोई मुश्किल आ सकती है। मैंने कहा अब इससे बड़ी क्या मुश्किल आएगी। शक्ल देखिए आपने मेरे शौहर की, ऐसा लगता है कि मेरा बाप नहीं मेरा दादा है। अब मेरी माँ हंसने लगी और मैंने कहा कि आप हंस रही हो, तो उसने कहा तुम पर नहीं हंस रही, मैंने तुझे कहा है ना वो तुझसे पहले ही इस दुनिया से जाएगा। मैंने कहा कि ये तो बच्चों वाली बातें हैं, कभी कभी जवान लोग पहले मर जाते हैं और बूढ़े लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन मेरे शौहर को अचानक क्या हुआ है ये मुझे समझ नहीं आया। उसने मुझे कहा हम लोग मरी चलते हैं, बहुत अच्छी जगह है, वहां पर 1-2 महीने गुजारेंगे। मैं नहीं जाना चाहती थी, पर मैं इनकार कैसे करती। मेरी माँ ने कहा कि जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि मरी जाना तो मेरा ख्वाब था, लेकिन इस बूढ़े के साथ जाने का मुझे कोई शौक नहीं था, और वो मुझे अपने साथ लेकर क्यों गया, इस बात पर मैं अभी तक हैरान हूँ कि 2 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। मुझे कोई भी पूछता कि वहां जाकर क्या किया, कैसे वक्त गुजारा, तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता था। ऐसा लगता था कि मैंने सारा वक्त सोकर गुजार दिया था। मुझे इतनी नींद आती थी कि मैं सुबह 12 बजे उठती थी और 8 बजे फिर सो जाती थी, और दरमियान में सिर्फ खाना खाती थी और या फिर अपने शौहर के साथ थोड़ा वक्त गुजार लेती थी। पता नहीं ये कैसा टूर था, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। मैं वापस आ गई। पीछे आसिफ मेरे लिए बेचैन हो रहा था क्योंकि वो मुझसे बात करना चाहता था। मैंने भी उसको नंबर दे दिया और कहा कि हाँ रोज बात किया करूंगी पहले की तरह। और इस तरह बात करने से हमारा प्यार बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और हम लोगों ने तय कर लिया कि बाकी की सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है। मुझे आसिफ ने यह भी कहा कि तुम्हारा शौहर बहुत अमीर है, उसको किसी तरह इस दुनिया से भेजते हैं तो फिर सारी दौलत भी हमारी हो जाएगी और हमें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने भी कहा कि हाँ इतना तो करना ही होगा। मैं बुरी इंसान नहीं थी, मेरे भी कुछ ख्वाब थे जिनको मेरे अब्बू ने कभी पूरा नहीं होने दिया। तो सोचा कि शादी के बाद अपने शौहर के साथ इन ख्वाबों को पूरा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए शौहर भी अपने जैसे ही तलाश किया। तो ये उनकी गलती थी, मेरी नहीं। लेकिन मेरे अब्बू ने मेरे साथ बुरा किया, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है। मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मैंने आसिफ के साथ ही प्लान बना लिया था और अपनी माँ को इस प्लान से कब से निकाल दिया था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती थी। अगर उसके अंदर इतना दम होता तो ये सब कुछ होने ही नहीं देती। लेकिन उसने तो मुझे अब्बू के जुल्म से भी नहीं बचाया। तो अब वो क्या चाहती थी, और वो कभी मेरा साथ ना दे सकती थी क्योंकि वो अब्बू जी से बहुत ज्यादा डरती थी। मैं अपने घर में थी जब मेरे अब्बू ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा कि मुझे एक जरूरी बात करनी है। उन्होंने कहा कि तुम इरफान के साथ ठीक रवैया नहीं रखती हो, मुझे पता चला है कि तुम घर पर ध्यान नहीं देती हो। देखो मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी माँ अपना घर बना कर बैठी है और उसने सारी जिंदगी मेरी बात मानी है। अगर अब वो तुम्हें ये कहती है कि अपने शौहर की बात नहीं मानोगी तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए उसकी बातें नहीं सुना करो। वो एक बेवकूफ औरत है, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी शादी एक अमीर आदमी से करवाई है और तुम इस बात के लिए मेरा शुक्रिया अदा जरूर करोगी। पैसे से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। तुम्हें पता चलेगा कि एक वक्त आता है जब इंसान को ये बात पता चल जाती है कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए जो फैसला मैंने तुम्हारे लिए किया वो बिल्कुल सही था। अब तुम इस तरह की हरकत नहीं करो। अबू ने तो मुझे बहुत सारी बातें बता दी, मैं तो उनकी एक बात सुनने से भी डरती थी। मेरी शिकायत इरफान ने लगाई थी। मैं आजकल अपने घर ज्यादा आती थी। मैं अपने घर इसलिए आती थी क्योंकि यहाँ पर मैं आसिफ से मिल सकती थी और बात भी कर सकती थी, और अपने घर में मुझे डर लग रहा था जहाँ पर आप कोई गलत काम करते हैं तो फिर आपको इस तरह की बातों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इसलिए मैंने अपने अब्बू की बातें चुपचाप सुन ली और कह दिया कि ठीक है, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं घर आ गई इरफान के साथ। अब मुझसे एक पल भी नहीं गुजारा चाह रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। आसिफ से कहा कि कुछ करो, कोई प्लान बनाओ, उसको मेरी जिंदगी से निकालो। उसने कहा कि बुरा आदमी है, इसको कुछ भी हो जाए तो लोग यही कहेंगे कि बुरा आदमी है, बीमारी की वजह से इस दुनिया से चला गया होगा। तुम फिक्र मत करो, मुझे बताओ
बताओ मैं तुम्हें जहर लेकर दे दूंगा, तुम उसको खिला देना, ये दुनिया से चला जाएगा। जहर ऐसा होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इसको जहर दिया गया है। आजकल मार्केट में बड़ी बड़ी चीजें आ गई हैं, देख लेना, एक पल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे बहुत डर लगता है। उसने कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर के सामने जो होटल है वहां पर कमरा ले लेता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। हमने मिलकर प्लान बना लिया और अपनी माँ को भी इस बारे में नहीं बताया। मेरी माँ कहती कि खुद ही एक दिन मर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो 10 साल तक ना मरता तो क्या मैं 10 साल तक इंतजार करती रहती? 10 साल ही तो मेरी जिंदगी के खूबसूरत साल थे, क्योंकि उसके बाद तो मुझे वैसे ही बूढ़ी हो जाना था। फिर मेरे अंदर क्या रह जाता? मैं ये वक्त आसिफ के साथ गुजारना चाहती थी। आसिफ को बच्चों का बहुत शौक था, वो जब भी बात करता बहुत आगे तक पहुंच जाता था। कहता था हमारे 2 बच्चे होंगे, एक बेटा होगा, एक बेटी होगी, हम अपना घर बनाएंगे। और मुझे भी बच्चे पसंद थे और उससे बातें करके मुझे और भी ज्यादा बच्चों का शौक होने लगा था। वैसे ये शौहर भी बड़े बेवकूफ होते हैं, क्या उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आती कि अगर अपनी बीवी को इतना तंग करेंगे और बीवी उनके खाने में किसी दिन जहर मिला देगी तो ये एक पल में ही खत्म हो जाएंगे, फिर भी अपनी बीवियों के साथ पंगा लेते हैं। मेरे लिए भी ये सब करना बहुत आसान था, लेकिन मैं डर रही थी। आसिफ ने मुझे अपनी बातों में पूरी तरह से लगा लिया था, या यूं कहें कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जवान था, खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था। मैं उसे बहुत पहले से जानती थी। जब हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे तो मैं हमेशा यही चाहती थी कि किसी तरह मेरी इससे दोस्ती हो जाए, पर उसने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की। एक दिन उसने कहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं इसकी बात का मतलब नहीं समझी कि उसकी बात का मकसद क्या था, और ये था कि वो मुझे पसंद करता था और पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई अच्छी सी नौकरी करना चाहता था और उसके बाद मेरा रिश्ता भेजता। लेकिन इतनी देर में मेरे अब्बू जी ने मेरी शादी करवा दी। वैसे देखा जाए तो मेरे साथ कितना बुरा हुआ था। अगर मेरी शादी इरफान से ना होती तो आज मुझे ये सब ना करना पड़ता। लेकिन फिर वही बात कि अब मेरे पास इतना वक्त नहीं था। पहले ही मैंने इरफान के साथ जो वक्त गुजारा था मैं उसके लिए भी बहुत पछता रही थी। काश कि वो वक्त भी किसी तरह वापस आ जाता। आसिफ ने मुझे बहुत ही जहरीला जहर लेकर दिया और कहा कि बस ये खाने में मिला देना, ये खुद ही इस दुनिया से चला जाएगा और बस इसके बाद तुम्हें एक्टिंग करनी होगी कि मेरा शौहर मर गया और फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। इस काम में थोड़ा वक्त लगेगा और एक बार ये काम हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे। मैं सबके सामने आकर कह दूंगा कि मैं इस बेवा से शादी करना चाहता हूँ और फिर तुम मेरी हो जाओगी। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो कह रहा था मैं वैसे ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत डर रही थी। एक हफ्ते तक वो जहर अपने पास लेकर घूमती रही और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। आसिफ रोज मुझसे पूछता कि आज मिलाया खाने में, और मैं कहती थी नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं इरफान को कहती कि वो मुझे छोड़ दे, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, पर वो मेरे अब्बू की तरह ही था। वो मुझे कभी भी अपनी मर्जी से इस रिश्ते से आजाद नहीं करता, इसलिए शायद इसका अंजाम मेरे हाथ में लिखा था, लेकिन मैं ही डर रही थी। फिर एक दिन उसने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मुझ पर हाथ उठाया और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में उसके खाने में जहर मिला दिया। सुबह तक वो इस दुनिया में नहीं था और उसकी शक्ल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसके साथ क्या हुआ है। सही कहा था आसिफ ने कि ये जहर बहुत अलग तरह का था, पता ही नहीं चल रहा था कि जहर दिया गया है। जल्दी जल्दी जनाजा पढ़ाया गया। मैंने कहा इरफान की आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे ज्यादा देर तक घर में ना रखा जाए। मेरे अब्बू भी बहुत परेशान थे। मैं बहुत लोगों से मिल रही थी, लोग कह रहे थे कि अल्लाह पर भरोसा रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और आसिफ बहुत खुश थे। इसी तरह मैंने इद्दत के दिन गुजारे। फिर उसके बाद आसिफ ने मेरे घर रिश्ता भेजा। मेरे अब्बू को तो हाँ कह देना चाहिए था। हम ये रिश्ते वाला नाटक भी ना करते, लेकिन बाबा के सामने ये सब करना था क्योंकि वो भी बातें कर रहे थे कि पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, लड़का कैसा है। अब मेरी माँ भी बोली और उसने कहा कि इस लड़की को छोड़ो, तुम्हारी बेटी है और तुम्हें पता है ना इस मुआशरे में बेवा के साथ क्या होता है। उससे कोई भी शादी नहीं करता, उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता और ये लड़का तो बिल्कुल कुंवारा है, इसकी तो पहले शादी में नहीं हुई। अगर फिर भी ये तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है तो तुम्हें देखना सोचना ही नहीं चाहिए। मेरे अब्बू ने हाँ कह दी और हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। अब हमसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में और कोई भी खुश नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। मैंने अपनी किस्मत का पासा पलट दिया। अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत ना करती तो अब तक इन मुश्किलात से निकली ना होती और ये सोच रही होती कि कब वो मरेगा, लेकिन वो ना मरता और मेरी जिंदगी इसी तरह बर्बाद होती रहती। और अब मेरी आसिफ से शादी होने वाली थी, मुझे मेरा प्यार मिलने वाला था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। हम लोग इतना खुश थे कि बता भी नहीं सकते थे, पर नहीं पता था कि अभी तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। उस तूफान की बना पर जब मेरे बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो, तो मैंने कहा कि जी ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि इरफान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। मैं उनको क्या बताती कि क्या कुछ किया है, मैंने बस इतना कह दिया कि ठीक हूँ। मेरे अब्बू जी इरफान को बहुत अच्छी तरह जानते थे। पता नहीं उन्होंने मुझसे ये सवाल अब क्यों पूछा। जब वो दुनिया से जा चुके थे तब मुझसे क्यों नहीं पूछा कि वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा करता था। मेरी जगह अगर कोई कमजोर लड़की होती तो शायद कर लेती, लेकिन मैं थी और मेरे पीछे आसिफ था, जिसकी वजह से मैंने एक ऐसा कदम उठाया। अब क्या मेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली थी। हमारी शादी की तारीख भी रख दी गई क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अब कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह
से हमारी आने वाली जिंदगी पर असर पड़े। मैं बहुत खुश थी। फिर मेरी माँ ने कहा था कि अपने अब्बू जी के सामने ज्यादा खुश ना रहना, यही कहना कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर भी कर रही हूँ। मुझे तो अभी भी इरफान की याद आती है। ये ना हो कि वो आखिरी वक्त में कोई काम कर दे, लेकिन अब मेरे बाबा ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। मुझे पता था कि वो भी चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में फिर से कोई आ जाए, क्योंकि उनको भी पता था कि बेवा से किसी ने भी शादी नहीं करनी थी। लेकिन पता नहीं शादी की तैयारियों का असर था या फिर क्या बात थी। मैं बहुत ज्यादा थकी थकी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर पहले जैसे जान नहीं है। मैंने ये बात आसिफ को भी बताई थी। उसने कहा कि एक दफा मेरी जिंदगी में आ जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी, हम घर में काम वाली रख लेंगे और बस तुम मेरे लिए सजना और मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाना, यही तुम्हारा काम होगा। मैं उसकी बातें सुनती थी तो खुश हो जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे अंदर से बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। शादी का दिन आ गया तो सुबह ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी माँ ने कहा ऐसा है तो तुम कोई दर्द की गोली खा लो। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन शाम तक जब मैं बिल्कुल तैयार हो गई, मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मेरी ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तुम डर रही हो। मैंने कहा कि माँ कैसा डर, मेरी कौन सी पहली शादी है जो मैं डरूंगी। लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि ये डर है और कुछ नहीं है, आराम से बैठ जा, कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों डरती। थोड़ी देर के बाद मेरी ज्यादा तबीयत खराब होगी। कभी कोई रिश्तेदार आके मेरे ऊपर कोई फूल फेंक कर जाता, कभी कोई मुझे मिठाई खिलाता और किसी ने कहा कि कुछ नहीं होता, शायद इसको नजर लग गई है, तो कान के पीछे काला टीका लगा दिया। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आसिफ भी कमरे में आ गया। उसने भी मुझे शादी से पहले देख लिया, जबकि शादी से पहले देखना बुरा समझा जाता है, लेकिन अस्पताल तो मुझे वही लेकर गया था। मैं, मेरी माँ और आसिफ हम लोग अस्पताल चले गए। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, मुझे होश भी नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उसको भी समझ नहीं आ रही थी। उसने 2-4 टेस्ट करवाए, फिर वो थोड़ी परेशान होगी, फिर एक और टेस्ट करवाने लगी। हमारा काफी वक्त बर्बाद हो गया। मेरे होने वाले शौहर ने कहा कि आज शादी है हमारी और मौलवी घर बैठा है, आप जल्दी करें। डॉक्टर ने कहा कि आपको शादी की पड़ी है, अगर लड़की ठीक होगी तो शादी हो जाएगी, मेहमानों से कहें थोड़ा इंतजार कर ले। उसके बाद उसने मेरे और भी वहां से टेस्ट करवाए। मैं बहुत थक गई थी, मेरा मेकअप भी खराब हो रहा था। आज मेरी शादी थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं यहाँ मरीज बनकर बैठी थी, जबकि अब तक हमारी शादी भी हो जाती। फिर सोचा अब तबीयत खराब है तो क्या किया जाए। अपने आप को पूरी तरह से संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संभाल नहीं पा रही थी। फिर जब डॉक्टर के हाथ में फाइनल रिपोर्ट आई तो उसने कहा कि मुझसे अकेले में बात करनी है। मेरे होने वाले शौहर और मेरी माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि हमें भी जानना है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ये बात बताई जाए या नहीं, इसका फैसला लड़की खुद करेगी। मुझे फिलहाल सिर्फ लड़की से ही बात करनी है। मैं भी डर गई, कौन सी बात है कि मुझे कोई फैसला करना पड़ सकता है। मेरे बाबा कहते थे जो डॉक्टर होते हैं ये कभी भी अच्छी खबर नहीं सुनाते, इनके पास जाओ तो ये इसी तरह की कोई बात करते हैं। मुझे भी आज लग रहा था कि मुझे कोई अच्छी खबर मिलने वाली नहीं थी। डॉक्टर ने कहा देखो मेरी बात गौर से सुनो, क्या तुम इससे पहले कुछ दवाई खाती रही हो, कोई ऐसी दवाई जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो। पहले तो मैंने कह दिया कि नहीं, फिर मुझे याद आया कि हाँ मेरा पुराना शौहर मुझे गोली खिलाया करता था। उस गोली का कोई पन्ना तो मेरे पास नहीं था, लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि बताओ गोली कैसी थी और मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई और पूछा कि कहीं ये गोली तो नहीं थी। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल यही थी। तो डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने कहा कि तुम पागल हो जो ये गोली खाती थी, तुम्हें पता है किस चीज की गोली है। मैंने कहा कि हाँ, एक डॉक्टर ने कहा था कि ये तो मियाँ बीवी के लिए अच्छी गोली है। मेरी डॉक्टर ने कहा कि वो डॉक्टर कौन थी। मैंने कहा मेरे शौहर की रिश्तेदार थी। तो उसने कहा कि फिर झूठ ही बोला था, क्योंकि वो उस वक्त डॉक्टर बनकर नहीं तुम्हारी शौहर की रिश्तेदार बनकर ही बात कर रही थी, क्योंकि ये गोली खाने से एक औरत का सारा निजाम खराब हो जाता है और तुम अब औरत नहीं रही हो। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं कि मैं औरत नहीं रही, क्यों, क्या हुआ है मेरे साथ। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा जो जिस्म है औरत का था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब ना तुम बच्चा पैदा कर सकती हो, ना ही तुम्हारे साथ कोई शादी कर सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जिस्म में और भी बदलाव आएंगे और तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी उगने लगेगी, तुम्हारी आवाज भारी होने लगेगी, तुम्हारे वो सारे हिस्से जो तुम्हें औरत बनाते हैं सब खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आप क्या कह रही है, ऐसी भी कोई दवाई होती है। तो उसने कहा हाँ तुम्हें ऐसी ही दवाई दी गई है, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मर्दों के हार्मोन खिलाए गए हैं। मैंने कहा लेकिन मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। मैंने तो कभी कुछ बुरा नहीं किया था, मैं ऐसे कोई फैसला नहीं कर सकती थी। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने डॉक्टर से बार बार पूछा था, उसने कहा था कि यही है जो मैंने तुम्हें बताया है, यही सारी बात है, तुम चाहो तो किसी और डॉक्टर के पास चली जाओ, लेकिन वो भी यही सारी बात तुम्हें कहेगा। डॉक्टर ने मेरे होने वाले शौहर माँ को कह दिया कि अभी शादी नहीं हो सकती, आप इसको आराम करवाएं, इसकी तबीयत बहुत खराब है। और मैं अपने घर चली गई। आसिफ मेरे पास बैठा था, पर मैंने उससे कहा तुम भी अपने घर चले जाओ, मेहमानों को संभालो, अपनी माँ को संभालो, अभी मुझसे बात नहीं करो। वो भी बड़ा परेशान हो गया, लेकिन मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी। मेरी माँ जब मेरे पास बैठी
करी तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गए और आज उन्होंने सीधा जाकर ये बात मेरे बाबा को भी बता दी। मेरे बाबा ने कहा कि मुझे शक पहले इस बात का था कि इरफान ऐसा जरूर करेगा। वो पहले ही कहता था ये कैसे हो सकता है कि जो चीज मेरी होती है मैं उसे अपने साथ रखता हूँ और जब मेरा दिल भर जाता है तो मैं उस चीज को किसी और के काबिल नहीं छोड़ता। मुझे नहीं लगा था कि वो तुम्हारे बारे में भी इस तरह सोचता होगा, लेकिन उसकी बहुत पुरानी आदत मुझे पसंद होती थी। वो इस्तेमाल के बाद उसको खत्म कर देता था, चाहे वो कोई फोन हो, चाहे कोई सूट हो या कोई बड़ी गाड़ी हो। जबकि वो चीज बिल्कुल ठीक होती थी। मुझे लग रहा था कि उसने तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा किया होगा। तुमने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ऐसा कर चुका है। अब मेरा क्या होगा? मेरी माँ ने कहा कि आसिफ को ये सब ना बताओ और उससे शादी कर लो, लेकिन मैंने बता दिया। वो कहता है कि इलाज करवाएंगे पर अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। अब उसका मेरे लिए प्यार खत्म हो रहा है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। मेरी आवाज भी बदल गई है, मेरा जिस्म खराब हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ बस अपनी बात को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वो मुझसे शादी कभी नहीं करेगा। अब तो वो शादी की बात भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मेरा आप सबसे सवाल है, मैंने अपने बुरे शौहर के साथ ऐसा क्यों किया था जो मुझे उसको इस दुनिया से भेजने की सजा मिली? लेकिन उस वक्त तो मैं उसके साथ ठीक थी, फिर भी वो मेरे साथ ये सब कुछ करता रहा कि मुझे अपनी जिंदगी में भी रखा और मेरी जिंदगी को भी बर्बाद करता रहा। अब मैं पता नहीं कब मर जाऊंगी, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। उसने भरी जवानी में ही मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया।